दो बैलों की कथा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं अपने। तो देखो, पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो देखो, यहाँ पर उत्तर आपके सामने दिया हुआ है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसीलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें कोई भाग या मर तो नहीं गया। इस तरह से, ठीक है। फिर देखो दूसरा प्रश्न कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति इसीलिए उमड़ आया क्योंकि छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसीलिए जब उसने हीरा और मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसने लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपनी मालिक से दूर हैं। फिर देखो जो तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय को मूल्य उभर कर आए हैं। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषय मूल्य उभर कर आए सामने आए हैं। विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वागत विशेषताओं स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत किया है। तो उसके स्वभाव की बात की गई है यहाँ पे। तो प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ सुख दुख में समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी कह दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता। ठीक है, यानी कि सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते थे। काजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती से छोड़कर नहीं भागा। तो ये देखो, ये सच्ची दोस्ती की ही बात है कि अगर भागने का मौका मिला फिर भी वो भागा नहीं था। ठीक है, क्योंकि यही सच्ची मित्रता है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। अगला प्रश्न है, हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। देखिए, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, इसीलिए ये प्रेमचंद ने प्रकट किया अपना। अब देखो, इसके बाद प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से भी वे प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर भी वे असंतोष व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक से उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद में से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया है। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने। उसके बाद, उसे एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती होगी, हृदय मानो भोजन मिल गया हो। तो ये सारे कथन कहे गए इसके अंदर। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे
के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे के स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ है मानते हैं, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती है। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसीलिए वे शुद्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम को अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। गया ने हीरा और मोती दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया प्राय बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए। ठीक है। वह हीरा और मोती व्यवहार से बहुत दुखी थे। उसे खली आदि सामग्री जानकारी नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक है, ये उत्तर सही है। गया ऑप्शन है। इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रचना और अभिव्यक्ति। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही है। हीरा मोती की इस प्रक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करो। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है। वे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर काजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? प्रेमचंद स्वतंत्र पूर्वक लेखक है। ठीक है, और आपको पता है कि ये बिल्कुल करती है, आज़ादी की लड़ाई की तरफ संकेत करती है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो इसका पूरा उत्तर यहाँ दिया गया, आप देख सकते हो। प्रेमचंद स्वतंत्र पूर्व लेखक है। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया। 2 बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य या पशु पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचारों पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। तो आपको मैंने पहले उत्तर बताया ये। अब देखो इसके बाद भाषा अध्ययन, बस इतना ही काफ़ी है। देखो ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित प्रश्न है? व्याकरण से। तो देखो कि बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब देखो ही और भी वाक्य किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द को निपात कहते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है पेपरों में कि ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। तो सेकंड ग्रेड वगैरह में ये प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में आ सकता है। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जो निपात का प्रयोग करते हैं। तो निपात के 5 वाक्य देखिए यहाँ पर आप। तो देखो कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक ही, अवश्य ही उसने कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। नाद में खुली भूस पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते थे। तो दोनों साथ ही उठते थे। देखो तो इस तरह से ये सारे ही वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं, तो अपने को पता लग रहा है। ठीक है, एक मुँह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था, दूसरा भी। अभी 4 ही घास, 4 ही। तो इस तरह से ये 5 आ गए हैं। भी निपात है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, तो ये भी एक निपात है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से नहीं छूता था, उसकी फटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रश्न दिए हुए हैं ये सारे रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। 14वां प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो देखो यहाँ पर उपवाक्य छांटने हैं। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया।
हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, अगर वे मुझे पकड़ते तो मैं वे मार न छोड़ता। तो यहाँ पर देखो मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य, अधमरे से पड़े हुए जानवर सभी चेत उठे। गौण उपवाक्य दीवार का गिरना था। मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य सहसा एक दड़ियल आदमी आया। गौण उपवाक्य जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी। मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य सहसा एक दड़ियल आदमी आया। गौण उपवाक्य जिसकी आंखें लाल थी। अब देखो मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य हीरा ने कहा, गौण उपवाक्य गया के घर से नाहक भागे। मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य तो बिकेंगे, गौण उपवाक्य मैं बेचूंगा। मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य मैं वे मारे न छोड़ता, गौण उपवाक्य अगर वह मुझे पकड़ता। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मुहावरे भी हैं। तो पहला है हिम्मत हारना, निराश होना। इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया। टकटकी लगाना, निरंतर देखना, वह दरवाजे पर टकटकी लगाकर देखता रहा। जान से हाथ धोना, मर जाना, यह काम बहुत खतरनाक है। थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया, युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दांतों पसीना आना, कठिन परिश्रम करना, इतना भी भारी सामान उठाने से राकेश से दांतों में पसीने आ गए। तो इस तरह से आप पूरे चैप्टर के अंदर से ये कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, ओके। तो आप पाठ के अंदर से ये सारे प्रश्न उत्तर पढ़ सकते हो। धन्यवाद है।